के लिए सामने आई हैं। एलआईसी ने पीड़ितों के बीमा दावों के निपटान में तेजी लाने की घोषणा की है और एनएसई ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का संकल्प भी लिया है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में समझेंगे कि पीड़ित परिवारों के लिए जो राहत की घोषणाएं की गई हैं उनका जमीनी असर आखिर क्या होगा। हम जानेंगे कि क्या हमारी संस्थाएं ऐसी आपदाओं में समय रहते मदद पहुंचा पा रही हैं और आगे की राह क्या होगी, यहाँ पर किस तरह से राहत पहुंचाई जाएगी, किस तरह के ये क्लेम करने चाहिए। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ। श्वेता, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। वैसे तो अक्सर आप म्यूचुअल फंड की बातें करती हैं, इंश्योरेंस हो सकता है आपके डोमेन के दायरे से बाहर हो, लेकिन जो खबर है वो खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और दर्शकों को बताना और समझाना, खासतौर से पीड़ित परिवारों को बताना कि वो क्लेम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। एलआईसी आगे आई है और निपटान जल्द से जल्द कराने का संकल्प भी यहाँ पर उन्होंने लिया है। कैसे हो सकता है ये क्लेम, कैसे निपटान हो सकता है, कहाँ आपको जाना होगा, कहाँ देनी होगी अर्जी, कैसे जो है कांटेक्ट किया जाए, कुछ जानकारी दें। जी नमस्ते कविता जी। जैसे ये है तो एक बहुत ही दुखद समय है हर परिवार के लिए जहाँ पे ये हादसा हुआ है। लेकिन एलआईसी ने जो एक स्पेशल विंडो ओपन किया है वो काफी हद तक एक ईज ऑफ प्रोसेस ले आता है हर उस फैमिली के लिए जिसको क्लेम करना होगा। देखिए आमतौर पर क्या होता है, अगर आप एक डेथ क्लेम की रिक्वेस्ट देते हैं तो आईआरटी के हिसाब से 30 दिन लग सकते हैं आपको आपका क्लेम का बेनिफिट मिलने में। लेकिन एलआईसी ने जो ये स्पेशल विंडो ओपन किया है इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन देनी है वो बहुत सिंप्लीफाइड है। 5 या 6 डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो आपको सबमिट करने हैं। एक क्लेम फॉर्म है जो आपको एलआईसी की ब्रांच से मिल सकता है, किसी भी ब्रांच से मिल सकता है। नॉमिनी की डिटेल्स देने हैं, आपकी ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी जो रही होगी वो सबमिट करनी है, एक गवर्नमेंट का प्रूफ देना है कि जो डेथ हुई है वो टेररिस्ट अटैक की वजह से हुई है, और बैंक डिटेल्स देने हैं। इसके अलावा एक केवाईसी का फॉर्म देना है। तो 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक फैमिली को सबमिट करने हैं एलआईसी के उस ब्रांच में जहां पे वो इंश्योरेंस की पॉलिसी उन्होंने ली होगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद एलआईसी इसे स्पीड अप करेगा ये पूरा प्रोसेस, क्लेम प्रोसेस करने का। जैसे मैंने कहा आइडियली तो 30 दिन लग सकते हैं क्लेम प्रोसेस होने के लिए, लेकिन एलआईसी कोशिश करेगा इसे जल्द से जल्द क्लेम पास आउट करने में। तो इस मौके पे जब आपको हो सकता है वो पैसों की जरूरत हो और आप इतने शौक में हैं, यहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है किसी भी फैमिली के लिए कि आपको 10-15 डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेगुलरली चाहिए रहते होंगे वो नहीं चाहिए। बस सिंपल से 5-6 डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने हैं और आपका टाइम गैप भी रिड्यूस हो गया है काफी हद तक क्लेम प्रोसेस करने का। अ, ये बताइएगा कि क्लेम रेस करने के लिए कितने दिनों का समय आपके पास होता है? अमूमन 1 महीना दिया जाता है। अ, जी, आपके पास उतना समय रहता है कि आप उस क्लेम को क्लेम की एप्लीकेशन दें, और उसके बाद 1 महीना और लग सकता है प्रोसेस होने के लिए। तो आपके पास 1 महीने का समय तो है सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन, लेकिन जो क्लेम पास आउट होने का टाइमलाइन है आपका, इसमें रिड्यूस हो सकता है। क्लेम्स रेज करने के लिए क्या नॉमिनीज को ही आगे आना होगा या घर का मेंबर कोई भी जो है वो ये क्लेम रेज कर सकता है? नॉमिनी को क्लेम रेज करना होगा यहाँ पे, और उनकी जो खुद की केवाईसी भी है वो सबमिट करनी होगी साथ में डॉक्यूमेंटेशन में। और कुछ सिनारियों में जहां पर अगर नॉमिनी भी नहीं है, उनका भी इंतकाल हो गया हो, तब किस तरह से इसका निपटारा किया जाएगा, श्वेता? जी उस केस में क्या हो जाएगा, आपको अगर नॉमिनी भी उस समय अवेलेबल नहीं है तो विल के हिसाब से, अगर कोई विल है तो उसमें कौन है आपका बेनिफिशियरी, वो डॉक्यूमेंट्स ले जाके सबमिट कर सकते हैं, और नॉमिनी के डेथ का प्रूफ भी सबमिट करना होगा। उसके अलावा आपको अगर विल नहीं है तो फिर वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से किस हिसाब से आपको जो बेनिफिशियरी है उन्हें एप्लीकेशन देनी होगी यहाँ पर। आपने कहा कुछ डेटा मांगा जा सकता है, वो कौन कौन सा डेटा होगा, कौन कौन से दस्तावेज होंगे जो मांगे जा सकते हैं?
जी देखिए एलआईसी का एक डेथ क्लेम फॉर्म है जो किसी भी ब्रांच ऑफिस से मिल सकता है। उसके अलावा आपके पास एक डेथ इंटीमेशन एप्लीकेशन होती है, वो एक फॉर्म है। तीसरा आपको देना होगा गवर्नमेंट का एक प्रूफ, एक लेटर जो मेंशन करेगा कि जो डेथ का कॉज है वो टेररिस्ट अटैक है। नॉमिनेशन के डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और बैंक प्रूफ जहाँ पे क्लेम बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये 5 मेन फॉर्म्स हैं जो सबमिट करने हैं। इसके अलावा अगर केवाईसी में कुछ मिसिंग होगा तो वो केवाईसी के रिलेटेड फॉर्म आपने सबमिट करने होंगे और डॉक्यूमेंट्स। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी सूचना जो कि हम दे रहे हैं और पीड़ितों के बीमा दावों को निपटान को लेकर जो है तेज़ी लाने की घोषणा एलआईसी की तरफ से हुई है और वो कैसे किया जा सकता है इसकी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शो में अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि हम लगातार कह रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपके पास फिक्स इनकम में निवेश होना चाहिए। फिक्स इनकम के लिए आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करेंगे, डेट फंड्स में निवेश करेंगे, लेकिन कहीं ये फिक्स इनकम का जो निवेश है वो एक बैकफायर ना कर जाए आपके लिए। ऐसा ना हो जाए कि अपने पैसे अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाने के इस माहौल में आप कमाई को भूल जाएं या कमाई आपके हाथ से निकल जाए। कैसे आपको डेट पोर्टफोलियो में ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं रखना है और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर रिटर्न्स ऑफ कोर्स। इसी पर अब बात करते हैं क्योंकि श्वेता, जब से हमने ब्याज दरों में कटौती की घोषणाएं अब सुन ली हैं 2 बार, तब से लगातार जो है लोगों में डिपॉजिट रेट कट होने की खबरें भी हम आ रहे हैं। हम सुन रहे हैं बैंकों ने कट करना शुरू कर दिया है। ये भी कह रहे हैं कि अब डेट फंड में आपको अपने पैसे लगाने भी शुरू कर देने चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको डायरेक्ट फ़ायदा होता हुआ मिलेगा। लेकिन लोगों को ये भी समझना है और साथ ही में मेरे ख्याल से जो आग में घी का काम कर रही है वो है बाजार की वॉल्टिलिटी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं कि भैया जितना सेफ हो उतना अच्छा है। बहुत रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क भी अगर आपने अवॉइड कर ली तो कहीं ना कहीं रिटर्न ना चूक हो जाए। किस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है? जी कविता जी, देखें आमतौर पर हम डेट रखते हैं पोर्टफोलियो में क्योंकि हम बाजार की वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, एक विजिबल रिटर्न चाहते हैं पोर्टफोलियो में और एफडी की ओर हम चले पड़ते हैं। लेकिन देखें एफडी में इन्वेस्ट करने के आपको मैं 2 नुकसान बता दूं पहले तो कि अगर आज के दिन पर हम देखें तो जब हम कहीं भी निवेश कर रहे हैं जो रिटर्न हमें आ रहा है वो रिटर्न कम से कम आपका इतना तो होना चाहिए कि आपकी जो महंगाई चल रही है उसको क्रॉस कर जाए। तो अगर आप आपकी इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं महंगाई चल रही है 6% की, तो आपको डेट उतना तो बना देना चाहिए या आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको 6% से ज्यादा रिटर्न देनी चाहिए। अगर आपको एक्चुअल रिटर्न जिसे हम रियल रिटर्न कहते हैं वो बनानी है तो फिर 6% से ज्यादा की रिटर्न आनी चाहिए। आज के दिन पर अगर हम देखें तो एफडीज में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है क्योंकि आरबीआई ने भी रेट कट किए हुए हैं, तो बैंक्स ने भी डिपॉजिट रेट्स को रिड्यूस करना चालू कर लिया है। तो आज के दिन पर अगर आप किसी भी अच्छे बैंक में जा रहे हैं तो आपको शायद 6.5% के आसपास का रेट मिल रहा होगा, 25 पैसा ऊपर नीचे। लेकिन अगर हम महंगाई की बात करें तो खैर फूड इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन आमतौर पर जहां पैसे खर्च होते हैं, बच्चों की स्कूल फीस, अगर किसी अच्छे से हॉस्पिटल में आपको कहीं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, कहीं रेस्टोरेंट में बाहर खाने जाना है, तो ये सारी चीजों की जो महंगाई है वो 4% से नहीं बढ़ रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक 6.5-7% के आसपास से बढ़ रही है। तो अगर आप एफडी में निवेश कर रहे हो तो सबसे पहले आपका रिटर्न वो महंगाई की रेट ऑफ रिटर्न को ब्रीच नहीं कर रहा है। दूसरा, अ, अगर आप लोअर इनकम टैक्स ब्रैकेट में है तो फिर तो ठीक है, आप कम टैक्स रेट पे कर रहे होंगे, लेकिन एफडी की जो रिटर्न आती है वो अक्रूवल इनकम आती है और कुछ केसेस में वो 30% के आसपास के भी टैक्स रेट पर हो सकती है। तो अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न देखेंगे आपके पोर्टफोलियो का, अगर वो खाली एफडी है तो वो और कम हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप बैलेंस करें। कहाँ आपको कम जोखिम मिल रहा है जो एफडी से आ रहा है, लेकिन कहाँ आपको एक डबल डिजिट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आ सकती है जो इक्विटी में आ सकती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। अब वो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है।
अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक दो इंटरेस्टिंग आंकड़े बता देती हूँ। हमने 2001 से स्टडी की थी और इसमें देखा गया कि अगर किसी ने 7 साल से ज़्यादा इक्विटी में निवेश होके रखा है, तो वहां पे कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ जहां आपका कैपिटल इरोजन हुआ होगा या आपको आपके प्रिंसिपल पे कहीं नुकसान आया होगा। और उसी तरह से अगर हम देखें तो 90% से ज्यादा केसेस में आपने एफडी से ज्यादा रिटर्न बनाई होगी। तो इसीलिए अगर आपके पास लंबा समय है तो आपके पोर्शन का काफी पोर्टफोलियो आप इक्विटी में रख सकते हैं। और इमरजेंसी नीड के लिए कहीं आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत डेट आप रखें पोर्टफोलियो में। तो एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। आप ना इक्विटी हैवी ना डेट हैवी हो सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है बिकॉज़ देखिए, एक तो निवेशकों को पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है और बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं इक्विटी के उतार चढ़ाव से, उसकी वॉल्टिलिटी से। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें। वैसे रिस्क नहीं लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसकी गलती लोग कर लेते हैं। कहीं ना कहीं महंगाई से, जैसा समझाया भी श्वेता ने, महंगाई से ज़्यादा रिटर्न और कमाई जो है आपके पोर्टफोलियो का मकसद होना चाहिए। अब हर किसी के लिए श्वेता, इक्विटी और डेट की मात्रा अलग अलग होती है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना समझते हैं। लेकिन एक थंब रूल के लिहाज से अगर आप मुझे बताएं एज वाइज और लाइफ स्टेजेस वाइज, तो कितना आपका इक्विटी में होना चाहिए, कितना आपका डेट में होना चाहिए? और मेरे ख्याल से आजकल तो डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस को ध्यान में रखें तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी अवेलेबल हैं जो अपने आप में आपको डाइवर्सिफाई करते हैं। लेकिन वो श्वेता एक फंड है और यहाँ पर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो में बात कर रहे हैं कि आप कैसे डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में ही आप बताइएगा एज वाइज थंब रूल क्या है एक्सपोजर का डेट और इक्विटी में। जी। देखें, आपकी जो इक्विटी और डेट की प्रोपोर्शन होनी चाहिए वो दो तीन चीजों पे निर्भर करती है। सबसे पहला, आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास लंबा समय है तो आपकी जो जोखिम लेने की क्षमता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरा, आप किस लक्ष्य के लिए आप पैसे बचा रहे हैं। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम बाउंड होते हैं। जैसे आपने बच्चे की स्कूल फीस एक पर्टिकुलर ईयर में पे करनी है, तो वो टाइम बाउंड है। लेकिन अगर आपने घर खरीदना है तो वो 1-2 साल अगर आगे पीछे भी हो गया तो शायद आपको चल जाएगा। तो किस किस लक्ष्य के लिए आप पैसे बचा रहे हैं। तीसरी चीज आपकी हो जाती है कि नियर टर्म में आपकी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट या इमरजेंसी फंडिंग आपने कितनी कर रखी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर 6 महीने या 1 साल तक का आपका जो भी खर्चा है वो अगर इमरजेंसी फंड आपके पास अलग से है तो आपकी फिर जोखिम लेने की क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो ये 3-4 चीजें हैं। लेकिन जैसे कविता जी, आप कह रहे थे कि अगर मुझे एक थंब रूल कहना है कि कितना इक्विटी और डेट का एलोकेशन होता है, तो मैं कहूंगी अगर किसी के पास 6 साल से ज्यादा का समय है तो इसमें हमने देखा गया है कि आपके पास आप चाहें तो 80% से ज्यादा भी इक्विटी रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। क्योंकि इस टाइम पीरियड के बियॉन्ड हमने देखा है कि जैसे मैं पहले कह रही थी, इक्विटी में कैपिटल इरोजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और डेट से ज्यादा रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप चाहें तो 80% तक का इक्विटी रख लें। अगर इससे कम का समय है आपके पास तो 60 से 70% की इक्विटी, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा रिस्क प्रोफाइल है, आप रख सकते हैं और बाकी आपका डेट एलोकेशन हो सकता है। और दूसरी चीज, जैसे आप कह रहे थे मल्टी एसेट फंड होते हैं। हाँ, कई बारी निवेशक ये गलती कर जाते हैं कि वो कहते हैं आज के समय में मेरे पास ये 10 लाख निवेश करना है तो इसे मैं एक मल्टी एसेट फंड में निवेश कर देते हैं और बाकी का पोर्शन पे वो एसेट एलोकेशन पर ध्यान नहीं देते। तो जब आप एसेट एलोकेशन की बात करें तो पहले तो पूरा समझ लें कि आपका हर चीज मिला के आपके पास कितना पोर्टफोलियो आपका है और उसे आप इक्विटी और डेट में स्प्लिट करें। और फिर इसमें चाहें तो इसको आप मल्टी एसेट फंड के थ्रू पूरा ही कर लें। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि हमारी इक्विटी डेट क्या होनी चाहिए, अगर आप खुद समझ के किसी की सलाह लेके कर रहे हैं तो प्योर इक्विटी प्योर डेट करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। राइट। एक आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है, उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर दर्शकों की ओर बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि डेट प्ले किसी को अगर फिलहाल शुरू करना हो, थोड़ा समय पहले कर लिया होता तो ब्याज दर में कटौती का फ़ायदा मिलता, लेकिन अभी भी आपसे बस मिस नहीं हुई है, समय है क्योंकि और रेट कट के अनाउंसमेंट्स की हमें उम्मीदें हैं यहाँ पर। अभी ही क्या लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में पैसे लगाना शुरू कर देना चाहिए?
कविता जी, देखिए होता ऐसा है कि जब हम बॉन्ड यील्ड्स देखें, अगर आप किसी डेट फंड में निवेश कर रहे हैं तो बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड मैटर करती है। वहां पर अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो काफी हद तक एक रेपो रेट कट को मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया और ब्याज दरें घट चुकी है। अगर एफडी हो तो बैंक एफडी रेट तब रिड्यूस करता है जब आरबीआई एक्चुअली रेपो रेट रिड्यूस करती है। इसीलिए हम एफडी की रेट्स अभी घटती हुई देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्याज दरें देखेंगे तो ब्याज दरें 1 साल पहले अगर मैं कहूं तो करीबन 7.1 7.2 के आसपास चल रही थी, जो अब घटकर 6.4 6.5 के रेंज में आ चुकी है। पर हाँ, जैसे आपने कहा, बस अभी पूरी तरह से नहीं छूटी है। यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत ब्याज दरें घट सकती है। उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो जी, अगर आप एक 4 to 6 ईयर की जो ड्यूरेशन में रहेंगे, तो आपको उसका फायदा ज्यादा मिल सकता है कंपेयर टू अगर आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में रहेंगे। तो मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में आप थोड़े समय के लिए रह सकते हैं और वो एक ब्याज दर घटने का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब आपको वो फायदा मिल जाए, आप उस कैटेगरी से निकल जाएं। आप लंबे समय के लिए नहीं रह सकते हो डेट फंड में, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन की कैटेगरी, जहां आपको ब्याज दर घटने का फायदा प्राइस इंक्रीज में ज्यादा मिलता है, उस कैटेगरीज में रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक जो है अगर आप रखना चाहें तो वो फिलहाल डेट में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार श्वेता तो हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन दर्शकों के साथ जुड़ेंगे। ब्रेक पर जाते जाते व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर देते हैं जहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। सवाल डिटेल में भेजेंगे तो बढ़िया होगा, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करना हमारे लिए आसान होगा। 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और वीडियो अगर रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत दर्शकों को फंड्स का नाम टाइप करना पसंद नहीं है, तो आप वीडियो भी भेज सकते हैं हमें। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर अपने सवाल भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिएगा ताकि आपके सवालों को शो में शामिल करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।